Hello everyone, and today we will be covering the chapter. Hello everyone, and today we will be covering the chapter Planning and Sustainable Development in Indian Context. तो सबसे पहले आपको इस वर्ड प्लानिंग का मतलब पता होना चाहिए. सो प्लानिंग आपके लिए नया कोई एक वर्ड नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे यूसेज विच यू ऑल्सो यूज़ कि भाई मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे प्लानिंग करनी है. तो एक्चुअली में प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्म्यूलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल. बेसिकली इसमें 3 हमारे प्रोसेस हो रहे हैं. सबसे पहला प्रोसेस है थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग के बाद होता है फॉर्म्यूलेशन और फॉर्म्यूलेशन के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन. सो ये 3 कीवर्ड्स हो गए. सबसे पहले आपने थिंक किया, उसके बाद आपने फॉर्मुलेट किया. फॉर्मुलेट क्या किया आपने कोई स्कीम या फिर कोई प्रोग्राम. सो वो हो गया फॉर्मुलेशन का पार्ट. इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हो? कुछ एक्शंस कर रहे हो, है ना. आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो उसे इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे. और आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? बेसिकली किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब समझ आ गया. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्म्यूलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल. अब ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है. इस चैप्टर में हम जो है प्लानिंग को विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे. देखो, ये डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड्स. हिट एंड मिस मेथड, ट्रेडिशनल मतलब पुराने, पहले हम हिट एंड मिस मेथड यूज़ करते थे. मतलब हमने कोई गैस कुछ किया एंड हमने वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी. अगर तो वो वर्क कर गई तो हिट, मतलब हम उसको बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो मिस. ठीक है, हम प्रॉपर कुछ ऐसे करते नहीं थे. तो बाय विच रिफॉर्म्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन आर ऑफन अंडरटेकन. ठीक है, अब इससे पहले जो ये आपका अप्रोचेस है, ये दूसरा टॉपिक है अप्रोचेस टू प्लानिंग, और ये भी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो डेफिनेशन होगी, फिर अप्रोचेस. बट उससे पहले ये चीज़ भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग है दैट वाज फॉर्म्ड एंड इंडिया ने अडॉप्ट की थी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था? सेंट्रलाइज प्लानिंग. मतलब कि सिर्फ सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद फिर हमारी वो डिसेंट्रलाइज हो गई प्लानिंग. डिसेंट्रलाइज मतलब कि और स्टेट लेवल तक, और ये सारा मल्टी लेवल प्लानिंग हो गई. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन वाज विद द प्लानिंग कमीशन. डिसेंट्रलाइजेशन के बाद ये प्लानिंग कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी, जो कि सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल्स को देख रहा था. बट 1 जनवरी 2015 को हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसको वो रिप्लेस हो जाता है नीति आयोग से. आप नीति का फुल फॉर्म कमेंट में बताओगे. नीति आयोग जो है वो सेटअप क्यों किया गया है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वॉल्विंग द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस. इसमें मेन 2 की टर्म्स याद रखने हैं कि ये टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है इसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इतना याद रखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इंडिया ने सेंट्रलाइज प्लानिंग अडॉप्ट करी. उसके बाद वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई. उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया जो कि आपका सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को एडवाइस करता था. बट ऑन 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग, और नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, ये जो है बेसिकली स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया. मतलब बेसिक आपको पूरा यही याद करना है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रोच टू प्लानिंग. बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं, एक है सेक्टोरल प्लानिंग और एक है रीजनल प्लानिंग. ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्टोरल प्लानिंग की. अब सेक्टोरल प्लानिंग में क्या होता है? फॉर्म्यूलेशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है. अब देखो, जब हमने प्लानिंग की डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखा था, थिंकिंग, फॉर्म्यूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो अभी हम इसमें फॉर्म्यूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं ऑफ द सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो सेक्टोरल प्लानिंग है इसमें आपका फॉर्म्यूलेशन हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. कुछ सेट ऑफ स्कीम्स
या फिर प्रोग्राम्स का जिनका एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ये आपके वेरियस सेक्टर्स हैं। तो इनके डेवलपमेंट का एम होता है सेक्टोरल प्लानिंग का। बट कोई हमें एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती कंट्री में। ऐसा नहीं कि जितनी भी प्लेसेस हैं, जितने भी रीजन्स हैं कंट्री में, वो सारे इक्वली डेवलप्ड हैं। कुछ एरियाज़ जो है डेवलप्ड है, कुछ जो है पीछे छूट गए हैं। तो ये जो अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ओवर स्पेस, दिस बेसिकली नेसेसिटेट्स दैट द प्लानर्स हैव अ स्पेशियल पर्सपेक्टिव and draw the plans to reduce regional imbalance in development. तो in order to reduce regional imbalance in development, हमने इस प्लानिंग को रीजनल प्लानिंग बोला। तो रीजनल प्लानिंग में आपने यही लिखना है कि जो है यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, कुछ प्लेसेस डेवलप्ड है, कुछ दे हैव लैग्ड बिहाइंड। तो ये जो अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ओवर स्पेस, इसके वजह से जो प्लानर्स हैं वो एक स्पेशल पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं और ड्रॉ करते हैं प्लान्स टू बेसिकली रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट, एंड इसी प्लानिंग को हम रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। तो सेक्टोरल प्लानिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन। बट इन रीजनल प्लानिंग वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रीजन्स विच हैव लैग्ड बिहाइंड in the from the perspective of economic development, right? There is an unequal pattern of distribution of development. Clear? So हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टारगेट एरिया प्लानिंग। सो टारगेट एरिया प्लानिंग में क्या चीज़ है, ये जो प्लानिंग पूरा प्रोसेस है फ्रॉम थिंकिंग टू फॉर्मुलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, ऑल ऑफ दिस हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज़ जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं ना। हमने क्या पढ़ा था रीजनल प्लानिंग में कि कुछ तो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि आपका डेवलप हो गया है, बट एट द सेम टाइम कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं विच हैव लैग बिहाइंड इन डेवलपमेंट। तो वो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ रह गए हैं, हमें उन पे भी स्पेशल केयर देना चाहिए। अब आपको पता है कि जो भी किसी भी रीजन की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसके रिसोर्स बेस पे डिपेंड करती है। बट समटाइम्स हमें ये चीज़ भी देखने को मिली है कि जो रिसोर्स रिच रीजन है वो भी बैकवर्ड रह गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन कम्प्लीटली उसके रिसोर्स पर डिपेंड करेगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट रिसोर्स के अलावा। तो प्लानिंग एक्सपीरियंस जो हमने जितनी भी प्लानिंग करी ऑफ ओवर 1.5 डिकेड्स, एक चीज़ हमने रियलाइज़ करी कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो in order to arrest the accentuation of regional and social disparities, प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। ठीक है, क्यों? इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एक्सेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज़। अब कुछ एग्जांपल्स क्या है टारगेट एरिया के। सो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डोरॉड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और टारगेट ग्रुप के हैं स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसके अलावा 8th 5-year प्लान में हमने इनको इसलिए डेवलप किया था ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें हिल एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और ट्राइबल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में। हेलो एवरीवन, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की। सो जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया गया था ड्यूरिंग द 5th ईयर प्लान। जो 5th ईयर प्लान था हमारी कंट्री का, 5th 5-year प्लान, तब इसको इंट्रोड्यूस या इनिशिएट किया गया था। इसमें बेसिकली आपके हमारे 15 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इन्वॉल्व किए गए, इसमें अंदर आते हैं। सबसे पहला तो है आपका हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तराखंड। तो जो आज का उत्तराखंड है उसके कुछ हिली डिस्ट्रिक्ट्स। फिर है आपका मीकेर हिल एंड नॉर्थ के 4 हिल्स ऑफ असम। ठीक है, इसके अलावा जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की और जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की। सो ये सारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो कि आपका 5th 5-year प्लान पे इनिशिएट किया गया था। 15 डिस्ट्रिक्ट से आपका कवर करता है। इसके अलावा जो नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है, इन्होंने 1981, ये ईयर ध्यान रखना, इन द ईयर 1981
क्या रिकमेंड किया था कि जितने भी हिल एरियाज़ है कंट्री में, जिनकी सब दो कंडीशन है, ठीक है, जो जितने भी हिल एरियाज़ है जिनकी हाइट जो है आपकी 600 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, प्लस ये जो है आपके ट्राइबल सब प्लान में नहीं आते, ट्राइबल सब प्लान के अंडर नहीं आते, उनको आप बैकवर्ड हिल एरिया की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। सो द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas. So detailed plans हमने इन हिल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए बनाए थे, एंड इनको हमने क्या ध्यान में रखते हुए बनाया था, इनकी क्या टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, क्या इकोलॉजिकल कंडीशंस है, क्या सोशल कंडीशंस है, और क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है। तो E²ST यानी कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशल एंड टोपोग्राफिकल, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इसने एम किया था हार्नेसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरियाज़ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ, बेसिकली यहाँ पे हमें इंडिजिनस रिसोर्सेज जो है उनको भी यूज़ करना है एंड डेवलपमेंट करना है हॉर्टिकल्चर का, प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्री, इन सब का। सो इतना ही है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। सो ये जो प्रोग्राम था इसको इनिशिएट किया गया था ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें 5th 5-year प्लान में इनिशिएट किया था और ये वाला प्रोग्राम 4th 5-year प्लान में इनिशिएट किया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़ एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। तो आप क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो लोगों को एंड प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करते हो। इनिशियली जो प्रोग्राम था इसने एम्फेसिस लेके ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले जो इसका मेन एम था वो था कि हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स की, बट लेटर ऑन इसने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स इरीगेशन, टुवर्ड्स लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आता है। तो इसमें इतना याद रखना है कि कब इनिशिएट किया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला फोकस क्या था और दूसरा फोकस क्या था, ठीक है। फिर जो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इसने इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया एंड ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रोग्राम है इट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स विद मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एग्रीकल्चर और उसके आसपास की जो सराउंडिंग सेक्टर्स है सिर्फ उसके डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, और ये बेसिकली आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने पे फोकस कर रहा है। और जो पॉपुलेशन प्रेशर हमारा ग्रो कर रहा है वो सोसाइटी को फोर्स कर रहा है कि जो मार्जिनल लैंड्स है इवन हम उनको यूटिलाइज़ करें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से हमें इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। एंड इसी ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर के कारण एक नीड है टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में। तो जो बाकी स्ट्रैटेजीज़ थी डेवलपमेंट की इन एरियाज़ में वो क्या इंक्लूड करती है, adoption of integrated watershed development approach and restoration of ecological balance between water, soil, plants, human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. तो इतना था मेन आपका ड्रॉट प्रोन एरिया का। अब एक और इससे जुड़ता हुआ टॉपिक है कि प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया में 1967 में आइडेंटिफाई किए थे 67 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि या तो पूरे या पार्टली प्रोन थे ड्रॉट के लिए, और इरिगेशन कमीशन ने 1972 में इंट्रोड्यूस किया था एक क्राइटेरिया जिसके हिसाब से जो 30% इरीगेटेड एरिया है और उनको डिमार्केट कर दिया ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के। इसके अलावा जो ड्रॉट प्रोन एरिया है इंडिया में वो आपका सेमी एरिड, एरिड ट्रैक्ट राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेटू, हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, बेसिकली ये सब कवर करते हैं। जो ड्रॉट प्रोन एरिया से पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान के वो प्रोटेक्ट कर लिए गए हैं बिकॉज ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन दीज रीजन्स। क्लियर? एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमोर रीजन। ये केस स्टडी है तो इसको एक अंडरस्टैंड करते हैं। जो आपका भारमोर ट्राइबल एरिया है वो आपका भारमोर और होली तहसील्स को कंप्राइज करता है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में है। एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है
21 नवंबर 1975 से। भरमौर जो है बेसिकली कौन सी ट्राइब इसे इनहेबिट करती है? गद्दी ट्राइब, जिसने अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई हुई है हिमालयन रीजन में, क्योंकि ये ट्रांसह्यूमन्स को प्रैक्टिस करते हैं और इनकी जो जिस लैंग्वेज में ये बात करते हैं या कन्वर्स करते हैं वो है गद्याली डायलेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना के रखी हुई है हिमालयन रीजन में। तो क्या एरियाज़ कंप्राइज करते हैं? भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है सिंस 1975। अब कुछ यहाँ पे जोग्राफिक कंडीशंस बताइए कि इसका एक हार्श क्लाइमेट है, लो रिसोर्स बेस है यहाँ पे और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, जो कि सारे फैक्टर्स आपके यहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो 2011 का सेंसस था, इसके हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन थी भरमौर सब डिवीज़न की वो थी 39,130, दैट इज़ 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्टोरिकली जो गद्दीज थे, इन्होंने जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन और सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन फेस किया है। यहाँ की जो इकनॉमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि शीप एंड गुड रेयरिंग। यहाँ पे जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो स्टार्ट होता है 1970s में, जब गद्दीज़ को इंक्लूड किया जाता है अमंग दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो अंडर दी 5th 5-year प्लान जो ट्राइबल सब प्लान था उसको इंट्रोड्यूस किया था 1974 में, और भरमौर को एक 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक एरिया एज डेजिग्नेट कर दिया। तो ये एरिया का जो डेवलपमेंट प्लान था वो बेसिकली किस चीज़ पे एम करता था कि हम जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गद्दीज़ को इम्प्रूव करें, एज वेल एज नैरो करें द गैप इन द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस प्लान ने हाईएस्ट प्रायोरिटी जो थी वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटीज़ एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज पे ले करी थी। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, ठीक है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ये सारी चीज़ें। जो विलेजेस रिवर रावी की लॉन्ग लोकेटेड है जैसे कि खानी और होली एरियाज़, उनको तो डेवलपमेंट मिली है, बट जो तुंदा और कुगती एरियाज़ है उनको इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला है। अब इस ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कुछ सोशल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है सेक्स रेशियो में, डिक्लाइन देखने को मिला है चाइल्ड मैरिज में। इसके अलावा जो डिफरेंस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स वो भी कम हुआ है, जेंडर इनइक्वालिटी भी कम हुई है। ट्रेडिशनली जो गद्दीज़ थे वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी पे एम्फेसिस करते थे, फूड ग्रेन और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे एम्फेसिस करते थे, बट लास्ट 3 डेकेड्स में जो पल्सेस की कल्टिवेशन, कैश क्रॉप्स की कल्टिवेशन इंक्रीज़ हुई है। बट ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रॉप कल्टिवेशन यहाँ पे होती है। पेस्टोरलिज्म का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आप देखते हो कि 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स ही यहाँ पे ट्रांसह्यूमन्स को प्रैक्टिस करते हैं। वो अभी भी बहुत ज़्यादा मोबाइल है, क्योंकि एक साइजेबल सेक्शन इनका माइग्रेट करता है कांगड़ा और सराउंडिंग एरियाज़ में विंटर के थ्रू, ताकि वो अपना जो लिविंग्स है फ्रॉम वेज लेबर अर्न कर सके। सो दैट वाज अबाउट योर भरमौर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट। सो अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट जो है जनरली हम किस चीज़ के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं? इट बेसिकली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ एंड क्या चेंजेस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो एक लार्ज पीरियड रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का, वहाँ पे जो स्टेट ऑफ सोसाइटी है वो बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ के बीच में और उनके बायोफिजिकल एनवायरनमेंट पे, उस पर डिपेंड करता है। और ये इंटरेक्शन इन टर्न डिपेंडेंट है ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर नर्चर्ड बाय द सोसाइटी। अब जो टेक्नोलॉजी है वो है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने हमारी जो पेस है इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के साथ उसको इंक्रीज़ किया है, तो जो मोमेंटम है वो भी एक्सेलरेट हुआ है और ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो कि पॉजिटिव और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का डायनेमिक है, जो कि आपका इवॉल्व करता रहा है। एंड जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का वो इकोनॉमिक ग्रोथ से सिनोनिमस था। मतलब आपके जितना भी है GDP GNP होगी उससे आपकी डेवलपमेंट मेजर होगी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन। बट कंट्रीज़ जिनके पास हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कंट्रीज़ भी एक स्पीडी राइज देख रही थी पावर्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था।
भले ही यहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, बट देयर वाज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से 1970s में डेवलपमेंट का जो ये डेफिनेशन है इसको वाइडर स्कोप मिली, क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी की बात करी, एंड ये पॉइंट्स भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किए गए। फिर इसके बाद ये सिर्फ अपना डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्फेयर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, तो इसने जो इश्यूज़ है जैसे कि वेलबींग इम्प्रूवमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल सिविल राइट्स, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया। 1980s में जो डेवलपमेंट है वो एज अ कंसेप्ट इमर्ज किया, जहाँ पर हमने वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट देखी इन सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबींग ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नोशन है वो कब इमर्ज होता है? 1960s में। बेसिकली लोगों के कंसर्न हमें देखने को मिल रहे थे अबाउट द अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो पब्लिकेशन था द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एलिच इन 1968 एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मीडोज इन 1972, इसने फर्दर रेज कर दिया लेवल ऑफ फियर, जिसकी वजह से हमारा एक सिनेरियो सेट हो गया फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, इसको हेड किया था नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड ने, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसको हम ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, आर कॉमन फ्यूचर इन 1987। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओल्ड नीड्स। ये टेक केयर करता है इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल ह्यूमन काइंड विच हैव अ कॉमन फ्यूचर, राइट।